हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल मैक टेक्नोक्रेट्स पर। पिछले लेक्चर में हमने वेक्टर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। ठीक है, वेक्टर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वेक्टर कंपोनेंट्स के कॉन्सेप्ट का उनके अंदर बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन किया था। अब हम आगे बढ़ते हैं वेक्टर मल्टीप्लीकेशन की तरफ। इसी तरफ बढ़ेंगे आगे, वेक्टर मल्टीप्लीकेशन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। अभी तक हमने दो वेक्टर्स को ऐड करना सीखा था, सब्ट्रैक्ट करना सीखा था, उनके कंपोनेंट्स निकालना सीखे थे, उनके डायरेक्शनल नेचर को दोनों तरफ से जोड़ना और घटाना दोनों सीखा था, डायरेक्शनल नेचर को। अब हम किसी भी वेक्टर के डायरेक्शनल नेचर को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। मल्टीप्लाई कैसे होते हैं, ठीक है। बेसिकली आपने ये देखा था कि जब भी हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं किसी भी वेक्टर्स को, तो उनके टेल टू टेल को जोड़कर पैरेललोग्राम बनाते हैं, देन आफ्टर उसके डायगोनल से हम कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो डायगोनल हमें डायरेक्शन भी देता है और मैग्नीट्यूड भी देता है। ठीक है, तो ये तो था बेसिक कॉन्सेप्ट एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। लेकिन मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, तो चलिए बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स इज ऑफ टू टाइप्स, है ना। मल्टीप्लीकेशन दो तरीके का होता है, एक तो होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। एक को हम बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लीकेशन और एक को हम बोलते हैं वेक्टर मल्टीप्लीकेशन, है ना। कितने टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स। तो चलिए पहले टाइप से बात करते हैं। इसको हम बोल देंगे डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर मल्टीप्लीकेशन। स्केलर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है स्टूडेंट्स, इसका नाम है डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर मल्टीप्लीकेशन। स्केलर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, किन्हीं भी दो वेक्टर को हमको मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे एक वेक्टर ए है, इसको हमने डॉट किया किसके साथ, दूसरे वेक्टर बी के साथ। भाई इसका फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद उसको एक्सप्लोर करेंगे। ए डॉट बी, इसको लिखते कैसे हैं, ए डॉट बी, मतलब देयर आर टू वेक्टर्स विच आर ए एंड बी, बोथ आर डॉट प्रोडक्ट विथ ईच अदर। डॉट लगा हुआ है इसलिए इसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्यों बोलते हैं वो भी हमें पता चलेगा। इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाती है ए बी कॉस थीटा, है ना। इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, ए बी कॉस थीटा। तो आपने क्या देखा, यू हैव सीन दैट कि अगर दो वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट कराया जाता है तो हमें जो रिजल्टेंट मिलता है, भाई यहाँ पे भी मैं वही वर्ड यूज करूंगा, रिजल्टेंट। मतलब अगर आपने वेक्टर्स के बीच में कुछ मैथमेटिकल या फिर कोई वेक्टर ऑपरेशंस करवाए, तो हमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है उसे अपन बोल देते हैं रिजल्टेंट। ठीक है, तो जब हमने एडिशन करा था तब भी रिजल्टेंट बोला था, और जब सब्ट्रैक्शन करा था तब भी रिजल्टेंट बोला था। तो हमें जब दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमें रिजल्टेंट क्या मिलता है, एक स्केलर क्वांटिटी। क्या मिलता है, स्केलर। हमें क्या मिलता है, स्केलर क्वांटिटी। मतलब दो वेक्टर्स को हमने इस तरीके से मल्टीप्लाई किया है कि हमें एक स्केलर मिला है। ठीक है, ये इस डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है। मतलब अगर दो वेक्टर को हम कि कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दें कि हमें जो फाइनल प्रोडक्ट है वो मिल जाए स्केलर क्वांटिटी, तो उसे हम बोल देते हैं स्केलर मल्टीप्लीकेशन या फिर डॉट प्रोडक्ट। अब ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब इसको लिखने के और भी तरीके देख लीजिए। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए इंटू बी कॉस थीटा, या फिर इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं बी इंटू ए कॉस थीटा। ये मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसके पास अब डायरेक्शनल नेचर नहीं बचा है। अब ये सिंपल एक नंबर की तरह काम करेगा हमारे पास। तो हम a इंटू बी कॉस थीटा कर दें या फिर b इंटू ए कॉस थीटा कर दें। अब करेंगे कैसे, देखिए इनके बारे में डिटेल। a मल्टीप्लाइड बाय, जहां पे अपन लिख देते हैं वेयर a इंटू बी कॉस थीटा, ये क्या है, ये है हमारे पास a इंटू बी कॉस थीटा। a मल्टीप्लाइड बाय, ये मल्टीप्लाई का साइन है, a मल्टीप्लाइड बाय प्रोजेक्शन ऑफ a, प्रोजेक्शन ऑफ b
ऑन प्रोजेक्शन ऑन बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। ठीक है, कुछ अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब मैं आपको बनाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये अपने पास हो जाएगा बी ऑफ ए साइन थीटा। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे ए मल्टीप्लाइड बाय, ए मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोजेक्शन, सॉरी यहाँ पर बी मल्टीप्लाइड था, यहाँ पर बी मल्टीप्लाइड था ना, तो बी मल्टीप्लाइड बाय प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। ठीक है, अब चलिए बना के देख लेते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले कॉन्सेप्ट में सीखा था कि जब भी हम किन्हीं दो वेक्टर्स के बीच में, जब भी हम किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच में किसी भी तरीके का ऑपरेशन करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन, तो हमने बेसिक बात ही जानी थी कि हम टेल से टेल को जोड़ते हैं। हम जिन भी दो वेक्टर्स की बात कर रहे हैं उन्हें जोड़ना हो या घटाना हो, हम उनकी टेल से टेल को जोड़ देते हैं। तो मेरे पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी, तो सपोज कीजिए ये मेरे पास ए वेक्टर है, ठीक है, तो इसी की टेल से मैं दूसरा वेक्टर भी जोड़ दूंगा, तो ये रहा मेरे पास बी वेक्टर, और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा। कुछ इस तरीके से थीटा अपन निकाल देते हैं। जी हाँ सर बोले, इसी तरीके से निकाल देते हैं। अब आप देखिए ए डॉट बी जब हम करेंगे तो हमें ए डॉट बी की डेफिनेशन क्या मिली है, ए बी कॉस थीटा। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, जैसे ये मेरे पास बी है, ठीक है, ये मेरे पास ए है, ए वेक्टर, ये मेरे पास है बी वेक्टर। तो मैंने बी से परपेंडिकुलर डाल दिया है ए पर, ये थीटा था, मैंने बी से एक परपेंडिकुलर ए वेक्टर पर डाल दिया, तो ये 90 डिग्री बन गया। ठीक है, ये मैंने क्या डाला है, परपेंडिकुलर। तो ये जो लेंथ होगी, ये लेंथ दिख रही है आपको, ये लेंथ अपने पास हो जाएगी बी कॉस थीटा, क्योंकि ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो वेक्टर है ये हाइपोटेनियस है, तो उसका कॉस कंपोनेंट बी कॉस थीटा। ये लेंथ कितनी हो गई हमारे पास, बी कॉस थीटा। तो हमने क्या देखा, हमने देखा ये लेंथ बी कॉस थीटा, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ए को हमने मल्टीप्लाई किया है किससे, बी कॉस थीटा से, मतलब ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोजेक्शन ऑफ बी, मतलब बी का प्रोजेक्शन, बी की छाया। भाई अगर यहाँ ऊपर अपन एक बल्ब लगा दें तो इस बी की छाया नीचे की तरफ पड़ेगी, तो कितनी लंबी होगी उसकी छाया, ये तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं उसको, प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन किसका, बी का। तो देखो बी की छाया पड़ी है किस पर, ऑन ए, ए पर। तो हमने क्या करा, हमने, इसका मतलब क्या है, ए इंटू बी कॉस थीटा का, इसका मतलब यह है कि इस पूरी लेंथ को, ध्यान से देखिएगा यहां से लेकर यहां तक, ए बोल रहा हूं मैं इसको, इस पूरी लेंथ को इस लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। ठीक है, अब आप ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों जो लेंथ हैं वो एक ही डायरेक्शन में आ रही हैं, मतलब ये कोलिनियरिटी शो कर रही है हमको। ठीक है, तो हमने क्या करा, ए के मैग्नीट्यूड से दूसरे वेक्टर का जो प्रोजेक्शन था उसको मल्टीप्लाई कर दिया एलजेब्रिकली, क्योंकि यहां पर डायरेक्शन नहीं है हमारे पास। ठीक है ना, तो इसी को हम बोल देते हैं ए इंटू बी कॉस थीटा। अब दूसरा सिनेरियो देखिए, दूसरा सिनेरियो भी कुछ इसी तरीके से है कि ये हमारे पास बी वेक्टर है, ये हमारे पास ए वेक्टर है, ठीक है, बी वेक्टर है, ए वेक्टर है। अब की बार मैंने ए से परपेंडिकुलर डाला है, ए से परपेंडिकुलर डाला मैंने बी पे 90 डिग्री, ये थीटा अभी भी इनके बीच का यही है। आई बात समझ में। अब की बार मैंने ए से डाली है छाया, क्या, पहले मैंने बी की छाया डाली थी ए पर, अब मैं ए की छाया डाल रहा हूं बी पर। मतलब अगर आप यहां पर एक बल्ब लगा देंगे, है ना, अगर आप यहां पर एक बल्ब लगा देंगे तो वो बल्ब इस वेक्टर ए की छाया बी पर कहां पर क्या बनाएगा, इतनी लंबी। तो ये जो लेंथ है ये हमारे पास आ जाएगी ए कॉस थीटा। अगला सिनेरियो ये हो जाएगा, तो ये जो छाया की लेंथ है ये हमारे पास यहां से लेके यहां तक की, ये लेंथ हमारे पास हो जाएगी ए कॉस थीटा, ये लेंथ हमारे पास हो जाएगी ए कॉस थीटा। तो अब की बार हम क्या करेंगे, अब की बार हम क्या करेंगे, अब की बार हम ये करेंगे, देखो बी इंटू ए कॉस थीटा। अब हमने बी, मतलब बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड को हम बी बोल रहे हैं, तो बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को अब हमने ए के प्रोजेक्शन से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, इस वाले केस में बी डाल रहा था प्रोजेक्शन ए पर, और इस वाले केस में ए डाल रहा है प्रोजेक्शन बी पर।
ठीक है, दोनों ही केस में ये दोनों, यहां पर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब ए बी के कंपोनेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पर बी जो है वो ए के कंपोनेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन ये बोले या ये बोले, ये दोनों अल्टीमेटली यही बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। तो आपको कुछ बात आई समझ में कि डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है? बिल्कुल सही। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे पास आ चुका है। ठीक है, पहली चीज हमने बताई डॉट प्रोडक्ट एज अ प्रोजेक्शन, और उसके बाद हम थीटा की वैल्यू के बारे में बात करते हैं। ठीक है ना, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, अगर थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे 0 रख देते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी, और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। कॉस 0 डिग्री इज इक्वल्स टू, तो हमारे पास आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए बी। अब कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ ए बी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास ये है। ठीक है, मतलब अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, थीटा इक्वल टू 0 का मतलब क्या है भाई? इन दोनों वेक्टर, ये दो वेक्टर्स हैं अपने पास, ठीक है ना, ये दो वेक्टर है, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल जो थीटा है वो अगर 0 हो जाएगा तो क्या ये बी भी इस ए के साथ ही आ जाएगा? दोनों कोलिनियर हो जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड हो जाएंगे ना दोनों वेक्टर। तो जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो डॉट प्रोडक्ट हमें ए इंटू बी देता है, और इसको मैं बोल देता हूं मैक्स, मतलब ये डॉट प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, है ना, उस केस में हमें क्या मिलेगा? ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस 90 डिग्री। आप सब जानते हैं कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ए डॉट बी इक्वल टू जीरो, हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? ए डॉट बी इक्वल टू 0। इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री का मतलब क्या है? पहला वेक्टर, ये थीटा एंगल 180 डिग्री हो जाए तो पहला वेक्टर अगर इस डायरेक्शन में है तो दूसरा वेक्टर इसके 180 डिग्री अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अपोजिट वेक्टर्स के लिए। तो उस केस में हमारे पास दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है वो कैसा हो जाएगा? उस केस में हमारे पास वो हो जाएगा ए बी कॉस 180 डिग्री। तो ये हमें आके देगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी। माइनस ऑफ ए बी क्यों? क्योंकि कॉस 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है। सो दिस इज मिनिमम वैल्यू। तो आपने क्या देखा? आपने देखा कि जब हम किन्हीं भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? इसका मतलब हम एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन डाल रहे हैं और उस प्रोजेक्शन को उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास स्केलर क्वांटिटी आ रही है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि अगर ये वेक्टर ए है, इसका डायरेक्शनल नेचर इधर है, ठीक है, ये वेक्टर ए है, इसका डायरेक्शनल नेचर इधर है। ध्यान से सुनना बच्चों, डॉट प्रोडक्ट का हार्ट और ब्रेन सभी बता रहा हूं मैं आपको। ये ए है, इसका डायरेक्शनल नेचर इधर है। अब हम डायरेक्शनल नेचर को खत्म कर देते हैं, क्योंकि हमें लाना क्या है? स्केलर क्वांटिटी। चलिए, हमने डायरेक्शनल नेचर को खत्म कर दिया, बट फिर भी इस डायरेक्शन में हमारे पास ये मैग्नीट्यूड तो है भाई। इस एरो की जो डायरेक्शन थी वो वेक्टर की डायरेक्शन थी, बट इस एरो का मैग्नीट्यूड हमें, मतलब इस एरो की जो लेंथ थी वो हमें मैग्नीट्यूड दे रहा था भाई। ये तो सही है ना, और मैग्नीट्यूड स्केलर क्वांटिटी होती है। तो अगर हम इसके डायरेक्शनल नेचर को भूल जाए कि भाई ये ए की डायरेक्शन थी, भूल गए हम इसकी डायरेक्शन को, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड ये है ए। तो दूसरे वेक्टर का हमने क्या करा? हमने देखा कि दूसरे वेक्टर का इस पहले वेक्टर की डायरेक्शन में कितना इफेक्ट है। थोड़ा लिंक कीजिएगा बातों को। ये जो दूसरा वेक्टर है बी, इसका पहले वेक्टर की डायरेक्शन में कितना इफेक्ट है? कितना इफेक्ट है? इतना। आई बात समझ में? तो हमने ए वेक्टर का डायरेक्शनल नेचर हटा दिया तो हमारे पास बचा मैग्नीट्यूड। तो उस मैग्नीट्यूड को हमने बी के भी इसी के डायरेक्शन में जो इफेक्ट आ रहा है उस मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। आई बात समझ में? मतलब हमने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ले ली और दोनों वेक्टर का उस डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया। और ये दो तरीके से हुआ है, एक बार इधर हुआ है,
इधर हमने क्या करा है, इधर हमने बी के मैग्नीट्यूड में, बी की डायरेक्शन में ए का इफेक्ट, इस ए cos थीटा इसको क्या बोलेंगे, बी की डायरेक्शन में ए का इफेक्ट। तो बी का इफेक्ट इधर था, नहीं हमें डायरेक्शनल नेचर से मतलब नहीं है, बी का इफेक्ट इधर था नहीं, बी का इफेक्ट कितना था, बी का इफेक्ट था इसके मैग्नीट्यूड के बराबर 6 न्यूटन मान लेते हैं, ठीक है ना, बी का इफेक्ट है इसके मैग्नीट्यूड के बराबर 6 न्यूटन मान लिया। अब ए वेक्टर का इफेक्ट बी की डायरेक्शन में निकालना है, मतलब ये चीज निकालनी है, उसको जब हम इसके इफेक्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल इफेक्ट आ जाएगा, टोटल इफेक्ट आ जाएगा ना। तो हम सिर्फ इफेक्ट की बात कर रहे हैं, डायरेक्शनल नेचर की नहीं बात कर रहे, इसलिए हमारे पास स्केलर क्वांटिटी आती है। और इन तीन थीटा के एंगल्स के लिए वैल्यू आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास आ जाएगा, इसी को हम प्रोसीड करते हैं आगे, कि अगर हमने ए डॉट बी करा तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास आ जाएगा कि ए वेक्टर को मैं अगर ए वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करूंगा, मेरे पास कितना आना चाहिए, मेरे पास आना चाहिए जो ए डॉट ए, तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इंटू कॉस, अब दोनों वेक्टर एक जैसे तो उनके बीच का एंगल 0 डिग्री, कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है 1। तो हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। मतलब अगर हम किसी वेक्टर का उसका खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमें ए स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है, मतलब मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मिल जाएगा। और इसी से हमारे पास एक रिलेशन निकलता है कि अगर हम आई कैप डॉट आई कैप करेंगे, ठीक है, तो आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, दूसरे आई कैप का मैग्नीट्यूड भी 1, दोनों के बीच में एंगल cos 0 डिग्री, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 1, आई कैप डॉट आई कैप कितना आ गया 1। तो ये हमारे पास एक जनरल रिजल्ट आ जाएगा कि जब हम सेम टाइप के यूनिट वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट करते हैं, सेम टाइप के यूनिट वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, हमारे पास आता है 1। ये डॉट प्रोडक्ट के बारे में कंडीशंस चल रही हैं कि डॉट प्रोडक्ट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स वो शो करता है। तो जब हमने थीटा इक्वल टू 0 की बात करी तो उसी से हमने ये नेक्स्ट थिंग डिराइव करी है, ये वाली चीज आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। और दूसरी चीज, अगर हम बात करें ए क्रॉस बी थीटा इक्वल टू 90 डिग्री की, ठीक है, तो 90 डिग्री कब होता है, मान लेते हैं कि इफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, ठीक है, देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0। ये तो यहां से भी पता चल रहा है अपन को, देखो भाई थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आ जाएगी तो क्यों 0 होएगा। तो इससे हमारे पास रिलेशन निकल के आता है आई डॉट जे कैप इक्वल टू जे डॉट के कैप इक्वल टू के कैप डॉट आई कैप इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये अपन ने क्या बनाया कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये है x, ये है y, ये है z। तो इसमें हमें यूनिट वेक्टर्स बनाने हैं, तो ये रहा यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस जिसे हम i कैप बोलते हैं, ये रहा यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस जिसे हम j कैप बोलते हैं, और ये रहा यूनिट वेक्टर अलोंग z एक्सिस जिसे हम k कैप बोलते हैं। आई बात समझ में। तो i का j के साथ जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो देखिए दोनों के बीच में कितना एंगल है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो cos 90 की वैल्यू लगाते से ही इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसी तरीके से इन दोनों के बीच का एंगल और इन दोनों के बीच का एंगल, मतलब y और z के बीच का एंगल और x और z के बीच का एंगल भी 90 डिग्री है, तो ये पूरी की पूरी चीज 0 हो जाएगी। तो हमारे पास दूसरी अंडरस्टैंडिंग ये आ गई है, ठीक है, मतलब 90 डिग्री वाले वेक्टर्स को हम फुल मानेंगे और सॉरी 0 डिग्री वाले जो वेक्टर्स है जो कोलिनियर है उनका उनका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 आएगा यूनिट वेक्टर्स का, लेकिन जो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स हैं उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। अगला अपन पढ़ लेते हैं एंगल
बिटवीन वेक्टर, एंगल बिटवीन वेक्टर। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी। ठीक है, तो ये हमारे पास एंगल निकालने का फॉर्मूला आ गया डॉट प्रोडक्ट की सहायता से। मतलब जब आप दो वेक्टर्स को डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं तो आप उन दोनों के बीच का एंगल भी इस कैलकुलेशन से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरी चीज हमारे पास आ जाएगी, इफ ए वेक्टर इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप और सी वेक्टर सी एक्स आई कैप प्लस सी वाई जे कैप प्लस सी जेड के कैप। ये दो वेक्टर्स हमने मान लिए। ठीक है ना, एक ए वेक्टर है, एक्स इसका एक्स कंपोनेंट, ए वाई इसका वाई कंपोनेंट, ए जेड इसका जेड कंपोनेंट। इसी तरीके से दूसरा वेक्टर हमने लिया है सी रैंडमली, सी एक्स इसका एक्स कंपोनेंट, सी वाई इसका वाई कंपोनेंट और सी जेड इसका जेड कंपोनेंट। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट सी एक्स आई कैप प्लस सी वाई जे कैप प्लस सी जेड के कैप। अब देखिए, अब 1 2 3 1 2 3 3 3 9, हमारे पास 9 टर्म्स आने वाली है। क्योंकि ये सम इन मल्टीप्लाइड बाय सम, ऐसा न्यूमेरिकल आपने 10th में करा होगा। तो 3 इंटू 3 3 3 9 9 टर्म्स आने वाली है हमारे पास। लेकिन हम पूरी टर्म्स को नहीं लिखेंगे, थोड़ा स्मार्ट अप्रोच अप्लाई करेंगे। कैसे, देखिए, मैं हम मल्टीप्लिकेशन में करते क्या है, इस पहले वाले ब्रैकेट की सबसे पहली टर्म हमने ले ली ए एक्स। अब इस ए एक्स को मैं इन तीनों से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 टर्म आएगी। उसके बाद पहले ब्रैकेट की दूसरी टर्म ले लेते हैं ए वाई, फिर इस ए वाई को मैं इन तीनों से मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर से 3 टर्म आएगी, तो 3 और 3 6। लास्ट टर्म जो बची है अपने पास फर्स्ट ब्रैकेट की, उसको जब मैं इन तीनों से मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर से 3 टर्म्स आएगी। तो हमारे पास टोटल कितनी टर्म्स आ जाएगी, 9। लेकिन हम चलिए शुरुआत करते हैं, ए एक्स इंटू सी एक्स और आई कैप इंटू आई कैप। ठीक है, तो देखो आई कैप डॉट आई कैप कितना होता है 1, मतलब हमारे पास 0 नहीं आ रहा, तो ए एक्स सी एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ए एक्स इंटू सी एक्स। क्या मिलेगा हमें, ए एक्स इंटू सी एक्स प्लस उसके बाद अगली टर्म। अब मैं ए एक्स को दूसरी टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा, भाई पहली टर्म और पहली टर्म मल्टीप्लाई होगा, अब इसकी पहली टर्म को इसकी दूसरी टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा ए एक्स आई कैप डॉट ए एक्स आई कैप डॉट सी वाई जे कैप। ठीक है, तो ए एक्स और सी वाई तो आ जाएगा, लेकिन आई डॉट जे, भाई इन दोनों की बात कर रहे हैं ना अपन, ये टर्म्स हो रही है मल्टीप्लाई, तो आई डॉट जे अच्छा ना, नहीं एमबीबीएस वाला नहीं, तो आई डॉट जे, आई डॉट जे कितना होता है 0, तो इसका मतलब वो टर्म हमारे पास 0 आ जाएगी, वो टर्म हमारे पास 0 आ जाएगी। तो इन दोनों रिलेशन की सहायता से अपन जानते हैं कि हमारे पास सिर्फ आई डॉट आई वाली टर्म ही बचेगी, जे डॉट जे वाली टर्म बचेगी और के डॉट के वाली टर्म बचेगी। उसके अलावा जो भी इनका पेयर है, जैसे आई जे का पेयर, जे के का पेयर, के आई का पेयर, वो सब 0 हो जाएंगे। तो हम क्यों इनको पूरों को मल्टीप्लाई करके 9 टर्म्स लिखें, हम सिर्फ 3 टर्म्स ही लिख देते ना। मतलब हमें करना क्या है, हमें आई वाले कंपोनेंट को आई वाले से मल्टीप्लाई करना है, y वाले कंपोनेंट को y वाले कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करना है और z वाले कंपोनेंट को z वाले कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करना है। दैट्स ऑल। चलिए, तो x वाले कंपोनेंट तो हो ही गए, तो आगे अपन लिख देंगे ए वाई इंटू सी वाई प्लस ए जेड इंटू सी जेड। तो देखा आपने कितना आसान हो गया ये। तो हमारे पास कोई भी दो वेक्टर होते हैं ए डॉट तो ये चीज हमारे पास किसके बराबर आ जाती है, ये चीज हमारे पास आ जाती है ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर के बराबर। ठीक है, आई कुछ बात समझ में।
तो क्वेश्चंस में हमें इस तरीके से फॉर्मेट में मिला रहेगा, तो हमें डॉट प्रोडक्ट करना है तो हम इस तरीके से कर देंगे। और देखिए स्केलर प्लस स्केलर प्लस स्केलर, स्केलर आ रहा है मतलब डायरेक्शनल लेजर गायब हो चुका। अब अगर हम इस वाले फॉर्मूले की बात करें, एंड थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, ठीक है। कॉस इनवर्स क्या, ए डॉट बी। तो देखो अभी अभी हमने निकाला है ए डॉट सी, तो इसी तरीके से ए डॉट बी अपन निकाल सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड अपॉन ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। तो ए का मैग्नीट्यूड हो जाएगा हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर का अंडर द रूट। ये तो ए का मैग्नीट्यूड हो गया। और इसी तरीके से बी का मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए इस फॉर्मूले का एक्सपांडेड वर्जन मैंने यहाँ पे लिख दिया। मतलब न्यूमेरिकल आपको हमेशा इस वाले फॉर्मेट में मिलेगा, इस वाले फॉर्मेट में न्यूमेरिकल मिलेगा। तो एंगल पूछेगा तो आप इस तरीके से वैल्यू पुट करके डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये कंडीशंस आपको याद होनी चाहिए। एंगल बिटवीन वेक्टर्स का छोटा फॉर्मूला, डायरेक्ट मैग्नीट्यूड दे रखा था, आप ऐसे भी लगा सकते हैं। हाँ तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, डॉट प्रोडक्ट के बारे में अपन ने बहुत सारी जानकारी ले ली है। अब उसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स करा देता हूं, डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है। क्वेश्चन, फाइंड फाइंड m डॉट n, और हमें वैल्यूज दे रखी है, m की वैल्यू दे रखी है m वेक्टर -2i कैप प्लस 3j कैप -7 k कैप, और n की वैल्यू हमें इसने दे रखी है x i कैप प्लस 3j कैप, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 5i कैप प्लस 3j कैप -2 k कैप, ठीक है। तो ये दो वेक्टर्स हमें दे रखा है। सबसे पहला जो सबसे बेसिक क्वेश्चन है वो हो जाएगा m डॉट n, इनका वेक्टर प्रोडक्ट निकालिए, ठीक है। एंड एंगल बिटवीन देम, थोड़ा और आगे एक्सप्लोर कर लेते हैं, एंगल बिटवीन देम, ठीक है। क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। हमें m और n की वैल्यू निकालनी है और उन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपन। तो सॉल्यूशन सॉल्यूशन हमारे पास क्या आता था, m डॉट n, इसको हम क्या लिख सकते थे, m का मैग्नीट्यूड इंटू n का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। लेकिन क्या ये इस तरीके से सॉल्व होगा, नहीं, थीटा तो हमें निकालना है, तो ये इस तरीके से सॉल्व नहीं होगा। ये किस तरीके से सॉल्व होगा, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था यहाँ पर अपने फॉर्मेट, उसी फॉर्मेट में लिखेंगे। हमने क्या सीखा था कि x कंपोनेंट को x कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करो, तो -2 मल्टीप्लाइड बाय 5, ठीक है, प्लस y कंपोनेंट और y कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। उसके बाद z कंपोनेंट और z कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करो, माइनस, हमारे पास आ जाएगा -7 इंटू -2, ठीक है। चलिए ये हमारे पास आ गया m वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू 5 टू जा -10, 3 3 जा +9, माइनस माइनस प्लस 7 टू जा 14, ठीक है। तो -10 + 9 -1, तो 30, 14 -1 13। तो हमारे पास m वेक्टर डॉट n वेक्टर की वैल्यू कितनी आ गई, 13, प्लस का 13, देखो माइनस के 10 में से प्लस का 9 गया तो -1, तो हमारे पास 14 -1 ये 13। तो ये तो हमारे पास पहली वैल्यू आ गई है, ठीक है। यही क्वेश्चन में पूछा गया था, बिल्कुल सिंपल है ना, ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एंगल निकाल लेते हैं, क्योंकि थीटा इज इक्वल, कॉस थीटा निकाल लेते हैं बच्चों, है ना, नहीं तो थीटा ही निकाल लेते हैं। थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, क्या था फॉर्मूला हमारे पास, कॉस, हमारे पास फॉर्मूला था एम एक्स एन एक्स प्लस m बाय
एन वाई प्लस एम जेड एन जेड अपॉन एम का मैग्नीट्यूड वो निकलेगा एम एक्स स्क्वायर प्लस एम वाई स्क्वायर प्लस एम जेड स्क्वायर, और दूसरा निकलेगा एन वाई एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों का मैग्नीट्यूड्स आ गए। तो इसी फॉर्मूले को हम अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे। थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स, ये देखो डॉट प्रोडक्ट जो था ऊपर वाला वो तो हम ले आए थे 13, तो ये तो हमारे पास आ जाएगा 13। भाई डबल मेहनत काहे को करें, ये तो अपन कर चुके हैं ना। ये देखो एम एक्स एन एक्स ये रहा, एम वाई एन वाई ये रहा, एम जेड एन जेड ये रहा, डबल मेहनत क्यों करें। अब यहाँ पे हम कर लेते हैं क्योंकि ये तो पहली बार ही कर रहे हैं अपन। एम एक्स का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। मैग्नीट्यूड निकालने का यही फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने पिछले लेक्चर में। और दूसरे में हमारे पास आ जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब बस सॉल्व करते जाना है। तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 2 जा 4, 7 7 जा 49, 3 3 जा 9, 49 and 9 58, 58 प्लस 4 58 प्लस 4 62। एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं। 7 7 जा 49, 49 प्लस 9 58, 58 प्लस 58 प्लस 4 62। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा ओपन न्यूमरेटर में तो 13 है, यहाँ आ जाएगा अंडर द रूट 62, और दूसरे अंडर रूट में क्या जाएगा हमारे पास 5 स्क्वायर 25, 25 प्लस 9 हाउ मच 34, 34 प्लस 4 38, तो हमारे पास आ जाएगा 38। ठीक है, तो यही हमारा एग्जैक्ट आंसर है यहाँ पे। ठीक है, इसको ज्यादा और फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी लिख देंगे तो भी आंसर आ जाएगा। और ऐसी कैलकुलेशंस के लिए आपको ऑप्शन में, मतलब ऐसी कैलकुलेशन आपको नहीं करनी पड़ेगी, ऑप्शन में ऐसा का ऐसा ही आपको आंसर लिखा हुआ मिल जाएगा, आपको बस चूज करना होगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ ए परपेंडिकुलर टू बी, वेयर, जहां पे हमें ए वेक्टर दे रखा है 3 आई कैप माइनस एक्स जे कैप प्लस के कैप, एंड बी वेक्टर हमें दे रखा है 4 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 5 के कैप। ठीक है, तो ये दो वेक्टर्स हमें दे रखे हैं और हमें वैल्यू निकालनी है एक्स की। तो ये रहा स्टूडेंट्स एक्स है ना। इफ इफ ए परपेंडिकुलर टू बी, इसका मतलब क्या है, ए और बी के बीच में एंगल क्या है। तो चलिए हम सॉल्यूशन यहाँ लिख देते हैं। सॉल्यूशन क्या लिख देते हैं कि इफ ए परपेंडिकुलर टू बी, इसका मतलब क्या है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब हमें क्या पता चला कि ए डॉट बी जो होगा वो 0 के इक्वल होगा। ए डॉट बी किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल, ये अभी अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हमें इस पूरी क्वांटिटी को 0 के इक्वल करना है क्योंकि यही तो होता है ए डॉट बी। तो चलिए तो हम लिख देते हैं कि ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड इक्वल टू 0। 0 हो गया, चलो करने की जरूरत है। ए एक्स इंटू बी एक्स, तो ये रहा ए एक्स, ए का एक्स कंपोनेंट बी का एक्स कंपोनेंट, 4 3 जा 12 है ना। तो आ जाएगा 3 इंटू 4 प्लस ए का वाई कंपोनेंट, मतलब वाई कंपोनेंट माइनस एक्स इंटू माइनस 2, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x। ठीक है, देन आफ्टर प्लस ए का के कंपोनेंट या z कंपोनेंट, बी का भी z कंपोनेंट, तो 5 बन जा 5, ये हमारे पास आ जाएगा 5 इक्वल टू 0। इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो 4 3 जा 12, 12 प्लस 5 17, तो हमारे पास आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 17। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 17/2।
2। ये तो वो हमसे फाइंड कराना चाह रहा था। ठीक है, तो ये बेसिक से क्वेश्चन है जो आपके स्केलर प्रोडक्ट के ऊपर आते हैं। अब एक अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। व्हाट इज कंपोनेंट, या फिर बोलूं प्रोजेक्शन ऑफ 3i कैप प्लस 4j कैप ऑन i कैप प्लस 2j कैप। ठीक है, ये अपन ने क्वेश्चन बनाया है, एक रैंडम क्वेश्चन मन से बना दिया। तो व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्शन दिस एंड दिस। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं अपन, चलो इसका। तो हमने आपको दो वेक्टर दे रखे हैं, पहला वेक्टर है 3i कैप प्लस 4j कैप और दूसरा वेक्टर है i कैप प्लस 2j कैप। तो हमें इसका प्रोजेक्शन बनाना है इसके ऊपर। ठीक है, चलिए एनालॉजी से चलते हैं। लेट a vector is equals to 3i cap plus 4j cap and b vector is equals to I cap plus 2j cap। अब व्हाट प्रोजेक्शन ऑफ दिस मतलब प्रोजेक्शन ऑफ ए, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, जैसे हम क्या लिखेंगे, बी पर पड़ रहा है प्रोजेक्शन। ठीक है, बी पर पड़ रहा है ना प्रोजेक्शन, तो बी को ऐसा कैसे लिख दिया, और किसका प्रोजेक्शन पड़ रहा है, ए का, तो यहां लिख देंगे ए कॉस थीटा। क्या लिख देंगे, ए कॉस थीटा। डायग्राम बना के बताऊं मैं आपको, तो ये अगर हमारे पास ए वेक्टर है, ये हमारे पास बी वेक्टर है, तो हमें देखो क्वेश्चन बोला व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ दिस, ये हमने ए माना है, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी मतलब हम ए से परपेंडिकुलर डालेंगे बी पर, तो ये जो लेंथ हमारे पास आ रही है, ये लेंथ यहां से लेके ये आ जाएगी ए कॉस थीटा, जहां पे थीटा क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल। अब क्वेश्चन में इन दोनों के बीच का एंगल तो नहीं दे रखा, क्वेश्चन में इन दोनों के बीच का एंगल दे रखा है क्या, नहीं दे रखा, तो हमें क्या निकालना क्या है, हमें निकालना है ए कॉस थीटा। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। लेकिन हमें निकालना है क्या क्वेश्चन के अंदर, ये निकालना है हमें ए कॉस थीटा, मतलब ए का बी के ऊपर प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन तो यही बताया था मैंने आपको थ्योरी में, तो हमें ए कॉस थीटा निकालना है, हमें ए कॉस थीटा निकालना है। तो बी को दे ले आते हैं अपन, तो हमारे पास हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा बी इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। अब हमें ए डॉट बी निकालना है, तो ए डॉट बी कर लेते हैं भाई, ए डॉट बी हो जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप डॉट आई कैप प्लस 2j कैप, ये डॉट प्रोडक्ट हो गया, डिवाइडेड बाय बी, बी मतलब ये वाला वेक्टर। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड, भाई एरो लगता है तो वो वेक्टर कहलाता है, विदाउट एरो रहता है तो वो मैग्नीट्यूड ही होता है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 2 2 जा 4 प्लस 1 5, और यहाँ पर भी आई और आई ही मल्टीप्लाई होंगे, वही हमें देंगे, बाकी सारी टर्म जीरो आ जाएगी, बताया था ना यहाँ पर। तो देखिए 3 1 जा 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 4 2 जा, जे और जे भी डॉट प्रोडक्ट में आ जाएंगे, तो 4 2 जा 8 डिवाइडेड बाय रूट 2 2 जा 4 4 प्लस 1 5, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 11 बाय रूट 5। तो ये तो हमारे पास आ गया 11 बाय रूट 5, मतलब अगर हम ए कॉस थीटा जो हमें निकालना था वो 11 बाय रूट 5 आ चुका है, मतलब हमने ये जो लेंथ थी ये निकाली 11 बाय रूट 5, तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन में आपसे यही पूछा था। ठीक है, चलिए वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के ऊपर, डॉट प्रोडक्ट के ऊपर कुछ सवाल और ले लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस रूट टू के कैप। ठीक है, टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस रूट टू के कैप, इनके हमको डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन के लिए अगर मैं ए वेक्टर को इस तरीके से लिख देता हूं, टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस रूट टू के कैप इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ठीक है, तो ए एक्स की वैल्यू हमारे पास 2 हो गई, ए वाई की वैल्यू हमारे पास 1 हो गई, ए जेड की वैल्यू हमारे पास रूट 2 हो गई। तो हम लिख देंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए हमारे पास हो जाता है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर अंडर द रूट। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अंडर द रूट में 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस रूट 2 स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, जिसको हम ए भी लिख सकते हैं, वो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 2 7। तो ये हमारे पास आ जाएगा रूट 7। कितना आ गया, रूट 7। ना अब हम निकालते हैं कॉस अल्फा, जो होता है ए का एक्स कंपोनेंट अपॉन ए। एक्स कंपोनेंट क्या था बच्चों, 2, तो 2 बाय रूट 7। ठीक है, ये हमारे पास कॉस अल्फा आ चुका है। इसी तरीके से अगर हम कॉस बीटा निकालें तो हमारे पास आ जाएगा, ए वाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ई। ए वाई कितना था बच्चा हमारे पास, 1, तो हमारे पास आ जाएगा 1 बाय रूट 7। ठीक है, देन आफ्टर कॉस ऑफ गामा, कॉस ऑफ गामा हमारे पास हो जाएगा ए जेड बाय ए। अब ए जेड कितना है हमारे पास, रूट टू बाय रूट 7। तो ये हमारे पास तीनों के तीनों इसने डायरेक्शन कोसाइंस निकलवा लिए हैं। आई बात समझ में, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन यूनिट वेक्टर का ले लेते हैं। क्वेश्चन, इफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 2 आई कैप प्लस जे कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 3 जे कैप प्लस 2 के कैप, then find unit vector, find unit vector along a minus b। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमसे उसने डिफरेंस भी करवा लिया है और यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट भी लगवा लिया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दो वेक्टर्स दे रखे हैं ए और बी, तो सबसे पहले हमें ए माइनस बी निकालना पड़ेगा, देन आफ्टर इसका यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन हमारे पास आ जाएगा सबसे पहले ए माइनस बी, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ए वेक्टर की वैल्यू रख देंगे 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस बी वेक्टर, ये हो जाएगा 3 जे कैप प्लस 2 के कैप। तो ए माइनस बी हमारे पास कितना आ जाएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू 2 आई कैप, यहाँ पे आई कैप है क्या, नहीं है, तो आई कैप के साथ ही सॉल्व होएगा। आई कैप इधर नहीं है तो ये 2 आई कैप ऐसा कैसा। अब देखिए प्लस का जे कैप और माइनस का 3 जे कैप, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 2 जे कैप, यहाँ पे के कैप नहीं है पर यहाँ के कैप है, तो प्लस का 2, सॉरी ये माइनस का, ये माइनस प्लस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा माइनस का। ठीक है, तो 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, ये हमारे पास आ गया ए माइनस बी। आई बात समझ में। तो अगर मैं ए माइनस बी का मॉड निकालूं, ए माइनस बी का मॉड मतलब मैग्नीट्यूड, तो ये मैग्नीट्यूड मेरे पास कितना आ जाएगा, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 4, 4 3 जा 12 है ना, 4 प्लस 4 तो अंडर द रूट 12। तो हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए माइनस बी
इज इक्वल टू 4√3, ठीक है, 4×3 = 12, तो 2√3, 2×2 = 4, √12 भी लिख लेते हैं बच्चों ना, √12 भी लिख लेते हैं, वही ज्यादा सही रहेगा। तो 2×2 = 4, 2×2 = 4, 2×2 = 4, 4×3 = 12, तो हमारे पास ये आ जाएगा √12। अब उसने पूछा है यूनिट वेक्टर अलोंग a माइनस b, तो हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं यहाँ से, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं कि क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी यूनिट वेक्टर होता है उसको कैसे लिखा जाता है, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो अगर हम a माइनस b का यूनिट वेक्टर निकालें, a माइनस b की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालें, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हमारे पास हो जाएगा a वेक्टर माइनस b वेक्टर, यही हो जाएगा, अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड। भाई जो जनरल फॉर्मूला हमारे पास, उससे हमने एनालॉजी करी, तो यही तो हमें निकालना है, क्वेश्चन में यही तो पूछा उसने हमसे। देखिए यूनिट वेक्टर अलोंग a माइनस b, तो यूनिट वेक्टर, ये देखो यूनिट वेक्टर का निशान है, यूनिट वेक्टर अपॉन अलोंग a माइनस b, तो उसको हम इस तरीके से लिखेंगे, a माइनस बी हमारे पास कितना आया था, a माइनस बी हमारे पास ये आया था। चलिए लिख देते हैं, मान लेते हैं इसको अपन एन कैप मान लेते हैं, है ना, इतना बड़ा लिखने में दिक्कत होती है, तो एन कैप इज इक्वल टू a माइनस बी, 2i कैप माइनस 2 j कैप माइनस 2 k कैप, ठीक है, अपॉन इन सभी का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कितना आया था, √12, √12। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा, हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा यही है, यही हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। मतलब a माइनस बी की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। अब चलिए इसके ऊपर कुछ एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फाइंड वर्क डन बाय अ फोर्स, फाइंड वर्क डन बाय अ फोर्स 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप ऑन अ ब्लॉक which displaces which displays along 3i cap minus 2 j cap 8i cap minus 2 j cap plus 3 k cap, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है फाइंड वर्क डन बाय अ फोर्स 3i cap plus 2 j cap minus k cap ऑन अ ब्लॉक विच डिस्प्लेस अलोंग दिस। तो सबसे पहले हम एक ही सरफेस बना लेते हैं, मान लेते हैं ये कोई सरफेस है, यहाँ पर हमारे पास ये ब्लॉक रखा हुआ था, ठीक है। इस ब्लॉक के ऊपर मैंने ये फोर्स लगाया F, ठीक है, मतलब हमें डायग्राम तो नहीं दे रखा, लेकिन फोर्स वेक्टर दे रखा है, हमें फोर्स वेक्टर दे रखा है। तो ये कौन सा वेक्टर है, ये वाला वेक्टर है। और बक्सा कहां से कहां तक डिस्प्लेस हुआ, बक्सा यहां से लेके थोड़ी देर बाद यहाँ पहुंच गया, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो ये हमारे पास आर वेक्टर हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, आर वेक्टर, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब डिस्प्लेसमेंट, भाई डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी, तो ये आर हो गया। मतलब इस फोर्स ने इस ब्लॉक के ऊपर एक्शन किया तो इतना डिस्प्लेसमेंट जनरेट हुआ। तो क्वेश्चन पूछ रहा है इस फोर्स ने इतना डिस्प्लेसमेंट करने के लिए कितना वर्क डन किया, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। वर्क डन हम जानते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ये 10th क्लास में पढ़ के आए हुए हैं आप, ठीक है। अब आप देखिए हम इसको कैसे करेंगे, इस फोर्स के हम दो कंपोनेंट निकालते हैं, एक कंपोनेंट इधर, अगर ये एंगल थीटा है तो एक कंपोनेंट इधर, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं, ये भी एक वेक्टर है और ये भी एक वेक्टर है। अगर मैं अगर मैं इस फोर्स को यहाँ पे लिख दूं और आर को यहाँ पे लिख दूं, तो इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो मतलब अगर मैं इन दोनों को एक पॉइंट पे मिला दूं, इनके टेल से टेल मिला दूं, क्वेश्चन में ये बताया था ना अपन ने थ्योरी में कि वेक्टर्स के टेल से टेल मिला दीजिए, तो ये फोर्स वेक्टर और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो फोर्स के जो दो कंपोनेंट आपको दिख रहे हैं उसमें से ये वाला कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है इसको इधर खिसकाने के लिए,
ये वाला कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है इसको जमीन से ऊपर उठाने के लिए, पर क्या ये जमीन से ऊपर उठ रहा है? नहीं, इसका वजन ज्यादा है इसलिए, तो ये कंपोनेंट अभी इफेक्टिव नहीं है। लेकिन ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है, तो किसके कारण हो रहा है? फोर्स के इस कंपोनेंट के कारण, है ना। तो डॉट प्रोडक्ट में हमने क्या सीखा था? हमने कहा था प्रोजेक्शन डालना। तो अगर मैं इस फोर्स का प्रोजेक्शन डालता हूं, अगर मैं इस फोर्स का प्रोजेक्शन डालता हूं इस आर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पर, तो वो यही आता है, ठीक है, यही आता है। तो जब मैं फोर्स के मतलब आर के मैग्नीट्यूड को फोर्स के उस कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर देता हूं जो आर की डायरेक्शन में है, वही तो डॉट प्रोडक्ट था। तो यहां पर भी तो हमको वही करना है, क्योंकि ये वाला कंपोनेंट तो हमारा बेकार हो गया, पर ये वाला कंपोनेंट हमारा काम करना है। तो हमें फोर्स का इस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन देना था, तो हम इसको लिख सकते हैं एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। ये फॉर्मूला 10th में नहीं था, पर ये 11th में, ठीक है। तो कुछ बात समझ में आई? 10th में आपने पढ़ा था W इक्वल टू मतलब वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सिर्फ यही पढ़ा था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये नहीं पढ़ा था कि फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये नहीं पढ़ा था। ये 11th में पढ़ेंगे आप। और ये मैंने इनके बीच में डॉट लगा के ऊपर वेक्टर कैसे लगा दिया? इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि फोर्स का इफेक्टिव पार्ट डिस्प्लेसमेंट से जाके मल्टीप्लाई हो रहा है, तब जाके वर्क जनरेट हो रहा है, जो कि स्केलर क्वांटिटी है। ये दोनों वेक्टर्स हैं, बट ये स्केलर क्वांटिटी है। तो कंडीशन लागू हो गई ना इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट की। तो चलिए डॉट प्रोडक्ट करते हैं। W इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स हमारे पास कितना था? 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप डॉट एस। एस हमारे पास कितना था? ये रहा डिस्प्लेसमेंट, ये हमारे पास आ जाएगा 8i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। अब सेम कंपोनेंट मल्टीप्लाई होंगे, बाकी सारे जीरो हो जाएंगे, तो 3i को 8i से करेंगे तो 8 3 जा 24 प्लस 2 2 2 2 जा -4, भाई +2 और -2 ये -4, उसके बाद माइनस के और +3, हमारे पास आ जाएगा -3। तो वर्क डन हमारे पास कितना चल के आ जाएगा? -4 -3 -7, या फिर 24 में से 4 गए तो प्लस का 20, प्लस का 20 में से 3 गए तो प्लस का 17, तो 17 यूनिट्स आंसर। तो वर्क डन कितना किया? मतलब इस वाले फोर्स ने इतना डिस्प्लेसमेंट करने के लिए कितना वर्क डन किया? 17 यूनिट्स। तो इस तरीके से कुछ बेसिक एग्जांपल्स मैंने अभी आज आपको करवा दिए हैं डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद है आप इस बोर्ड पे लिखे हुए हर एक कॉन्सेप्ट को अपनी नोटबुक में अच्छे से तैयार कर रहे होगे, नोट्स बना रहे होगे, क्योंकि विद्यार्थियों में भी नोट्स बना के पढ़ता था, इसलिए आज मेरी फिजिक्स इतनी अच्छी है और मैं आपके सामने अपना छोटा मोटा फिजिक्स का एक चैनल बना पाया हूँ, ठीक है ना। समझने के लिए कोई उम्र नहीं होती, सिखाने के लिए सीखने के लिए भी कोई उम्र नहीं होती, सिर्फ जज्बा होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आप इस चैनल से बहुत सी कई चीजें सीखते होंगे और आने वाले समय में और भी सीखेंगे। इस चैनल का कंटेंट दोस्तों अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।